हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि हम पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट को फिनिश कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड पर। चैप्टर नंबर सेकंड है बेसिक कंसेप्ट्स, यानी कि मूलभूत संकल्पनाएं। बेसिक कंसेप्ट्स से मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि किसी भी दी गई एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या में अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 या 3 तक होते हैं तो उनको आप आसानी से ग्राफीय विधि द्वारा हल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं, यानी कि चरों की संख्या जैसे ही बढ़ती है, तो वहाँ आप स्टूडेंट्स देखते हैं कि ग्राफीय विधि से उस रैखिक प्रोग्रामन समस्या को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉर्ज डेंटिज़िग ने एक विधि दी, जिस विधि का नाम था सिंप्लेक्स विधि, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड को समझने के लिए ही ये मूलभूत संकल्पनाएं हम पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स विधि को समझने के लिए मूलभूत संकल्पनाएं पढ़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब भी हम सिंप्लेक्स विधि को स्टार्ट करेंगे तब वहाँ हम इन कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि हाँ, इनको पढ़ना कितना ज़रूरी था, क्योंकि उसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जिनमें आप ये देखते हैं कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिनमें आप कुछ वेक्टर्स पढ़ते हैं, मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, और रैखिक स्वतंत्रता, आश्रितता, और अपन बात करें अवमुख संचय, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कंसेप्ट से रिलेट। तो उन सभी चीज़ों को हम आज देखेंगे। उन्हीं चीज़ों में स्टूडेंट्स मैं ये देख पाता हूँ कि जो ये मूलभूत संकल्पनाएं हैं वो जब हम एक सिंप्लेक्स विधि पढ़ रहे होंगे तब भी मैं इन मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद के लिए देता रहूँगा, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। बाकी अभी से ही आपको ये बड़े ध्यान से देखनी है कि आखिर ये मूलभूत संकल्पनाएं हैं क्या, ताकि जब हम सिंप्लेक्स विधि पढ़ेंगे तब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस हमें नहीं करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले बात करते हैं जो सिंप्लेक्स विधि में काम आने वाला पहला वर्ड है कि वेक्टर, यानी कि सदिश। जो यहाँ हम उपयोग में लेने वाले हैं, सदिश क्या होता है? सदिश स्टूडेंट्स मतलब ये है कि अगर मेरे पास में कुछ अवयव हैं और उन अवयवों को अगर मैं पंक्ति, यानी कि मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स के ऊपर, तो मैट्रिक्स में अगर मेरे पास में जैसे कि ABCD, ठीक है, या फिर ये तो हुई पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैं बात करता हूँ 1 2 3 और 4, ये क्या हुआ? स्तंभ मैट्रिक्स। तो इन्हीं अवयवों को इन पंक्तियों और स्तंभ की सहायता से डिनोट करने वाले जो वेक्टर होते हैं वही कहलाते हैं पंक्ति सदिश, और ये कहलाते हैं स्तंभ सदिश। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हीं पंक्ति सदिश और स्तंभ सदिशों का हम उपयोग करेंगे सिंप्लेक्स विधि में। तो ये कहलाती है पंक्ति सदिश, ये कहलाता है स्तंभ सदिश। और इन पंक्ति सदिशों के ये जितने भी अवयव हैं, स्तंभ सदिशों के जितने भी अवयव हैं, इन अवयवों को कहते हैं सदिश के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विच आर ABCD एंड 1 2 3 और 4। तो ये अवयव कहलाते हैं सदिश के घटक। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकली अगर मैं बात करूं ज्यामितीय रूप में, तो ये एक तरीके से एक बिंदु को ही निर्देशित करते हैं, एक बिंदु को ही डिनोट करते हैं, जिसे हम इन जनरली ABCD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है इसका कि अगर मैं जब मैट्रिक्स में बात कर रहा हूँ
तो मैं इसको कह देता हूँ पंक्ति सदिश, इसको कह देता हूँ स्तंभ सदिश। लेकिन ये दोनों ही अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूँ तो ये एक बिंदु को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बिंदु को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होते हैं सदिश, पंक्ति सदिश और स्तंभ सदिश, जो कि सिंप्लेक्स विधि में हम यूज में लेंगे। अब बात आती है कि ये सदिश कौन कौन से होते हैं। तो पहली बात है कि नल वेक्टर अर्थात शून्य सदिश। शून्य सदिश कौन से सदिश हैं? नल वेक्टर, नल वेक्टर यानी कि शून्य सदिश। शून्य सदिश स्टूडेंट्स, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि शून्य सदिश अर्थात ऐसे सदिश जिसके सभी अवयव यानी कि जिसके सभी जो घटक हैं वो क्या हो, शून्य हो, वे कहलाते हैं शून्य सदिश। जीरो वेक्टर, जिन्हें हम जीरो से डिनोट करते हैं और इनके सभी घटक जो हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये होता है शून्य सदिश। एनी प्रॉब्लम? ठीक। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इकाई सदिश से मतलब है कि एक ऐसा सदिश जिसमें केवल एक घटक जो है वो हो इकाई, एक घटक इकाई हो, बाकी के सभी घटक जीरो हो। एक घटक इकाई से मतलब जैसे कि मेरे पास में 0 0 0 0, ये एक शून्य सदिश है। लेकिन अगर किसी इसका कोई भी एक घटक को मैं इकाई दे देता हूँ, ये हो गया, तो ये हो जाता है इकाई सदिश। अगर मैं ऐसे कर दूँ 1 0 0 0 यानी कि एक घटक इकाई है, बाकी सभी जीरो हैं, ये भी एक इकाई सदिश होता है। तो स्टूडेंट्स, इकाई सदिशों को हम जनरली ई ऑफ आई से डिनोट करते हैं, जहाँ ई ऑफ आई से डिनोट करते हैं जहाँ आईवा जो घटक होता है वो कितना होता है, 1। आईवा घटक 1 होता है, बाकी के सारे घटक कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, 0 होते हैं। जैसे कि इसको अगर मैं नाम देता हूं तो ये हो जाता है E1। E1 इकाई सदिश, क्योंकि इसका पहला घटक 1 है। इसको अगर मैं नाम दूं तो ये हो जाता है E3 इकाई सदिश, यानी कि जिसका तीसरा घटक 1 है। तो इसी तरीके से इकाई सदिशों को मैं EI से डिनोट करता हूं। तो ये हुए शून्य सदिश और इकाई सदिश। अब बात आती है स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर यानी कि समान सदिश। समान सदिश क्या होते हैं? सबसे पहली बात, ऐसे दो सदिश समान सदिश होते हैं, ऐसे दो सदिश समान सदिश होते हैं जिनमें फर्स्ट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बराबर हो, यानी कि जो घटकों की संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे कि इसमें अगर 4 है तो इसमें भी 4 होनी चाहिए। तो ये दोनों घटक समान सदिश कहलाते हैं। कब? जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दोनों में समान हो। दूसरी बात, जो करस्पॉन्डेंस अवयव हैं वो भी समान होने चाहिए। करस्पॉन्डेंस मतलब संगत अवयव। जैसे कि ये E1 का पहला घटक है तो E3 का पहला घटक जो है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में नहीं है, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जैसे कि E1 बराबर 1 0 0 0 एंड अगर मैं E2 लिख देता हूँ तो 0 1 0 0। तो मैं यहाँ देखता हूँ स्टूडेंट्स कि इन दोनों के लिए जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं वो तो सेम है। इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, लेकिन जो करस्पॉन्डेंस अवयव हैं वो इक्वल नहीं है। मैंने क्या कहा था? समान सदिश वे दो सदिश होते हैं जिनमें पहली बात घटकों की संख्या समान हो, दूसरी बात संगत अवयव समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ 0 1 के बराबर नहीं है, ये 1 0 के बराबर नहीं है। हाँ, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनसे मैटर नहीं करता, हर एक संगत अवयव बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो E1 है वो E2 के इक्वल नहीं होता है।
यानी कि अगर मैं इन जनरली बात करना चाहूँ तो ई आई जो होता है वो ई जे के इक्वल होता है कब, जब आई बराबर जे होता है, लेकिन ई आई नॉट इक्वल टू ई जे कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं समान सदिश। तो अगर मैं जनरली में, ये तो मेरे पास में एक उदाहरण मैंने दे दिया कि समान सदिशों को हम किस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अगर मेरे पास जैसे कि A1, A2, A3 एक सदिश ये है, दूसरा सदिश है B1, B2 और B3, तो ये दोनों समान सदिश कहलाते हैं कब, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दोनों में सेम है, 3 है। साथ ही साथ A1 बराबर B1 होना चाहिए, A2 बराबर B2 होना चाहिए और A3 बराबर B3 होना चाहिए, तब ये कहलाते हैं समान सदिश। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूं एडिशन ऑफ ए वेक्टर यानी कि सदिश योग। सदिश योग क्या होता है, सदिशों का योग कैसे करते हैं। सदिशों का योग के लिए भी स्टूडेंट्स पहली बात तो ये है कि जो सदिश है उनमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सेम होने चाहिए, पहली बात। यानी कि अगर मेरे पास में दो सदिश है, सपोज A1, A2 अप टू AN एक सदिश, दूसरा है B1, B2 अप टू B ऑफ M, जहाँ N इज नॉट इक्वल टू M, तो इस केस में सदिशों का योग नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं दोनों में बराबर नहीं है। लेकिन अगर ये भी n ही है, यानी कि इसमें भी n कंपोनेंट्स हैं और इसमें भी n कंपोनेंट्स हैं, तब इन सदिशों का योग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि A1 प्लस के B1 कॉमा, A2 प्लस के B2 कॉमा एंड सो ऑन AN प्लस के BN, ये कहलाता है सदिशों का योग, जहाँ जो नया सदिश होता है वह भी उतने ही कंपोनेंट्स लिए हुए होता है। यानी कि अगर इन दोनों वेक्टर्स में n कंपोनेंट्स हैं तो इनके योग वाले वेक्टर में भी n कंपोनेंट्स ही होंगे, ये होता है सदिश योग। अब बात करते हैं एक अदिश राशि से गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, यानी कि एक अदिश राशि से सदिश का गुना। अदिश राशि मैंने मान ली कि मेरे पास में लैम्डा एक स्केलर है और A1, A2 अप टू AN एक वेक्टर है, तो अगर मैं ये A वेक्टर है माना कि, तो A इंटू लैम्डा जो होता है वो क्या होगा, ये जो लैम्डा होगा यानी कि जो अदिश राशि होगी वो A वेक्टर के प्रत्येक कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, लैम्डा A1, लैम्डा A2 एंड सो ऑन लैम्डा ऑफ AN। तो इस तरीके से ये हो गया एक अदिश का सदिश के साथ में गुणन। तीसरी अगेन जो नेक्स्ट चीज आती है वो है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणन। यानी कि अगर मेरे पास में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर है B1, B2 अप टू B ऑफ N, तब इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा अर्थात अदिश गुणन क्या होगा, यानी कि A डॉट B कितना होगा, तो ये होता है करस्पॉन्डेंस एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन प्लस अगेन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि A1 B1 प्लस के A2 B2 प्लस एंड सो ऑन AN BN, यानी कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली चीज आती है कि दो सदिशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। सो डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं मोड A माइनस बी से, एंड मोड A माइनस बी का मतलब होता है इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ A1 माइनस B1 का होल स्क्वायर, A2 माइनस B2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन AN माइनस के VN का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी रिलेट टू वेक्टर्स कि किस तरीके से समान सदिश इक्वल
जीरो सदिश और इकाई सदिश, सदिशों का गुणन, सदिशों का योग, अदिश गुणन और सदिशों के बीच की दूरी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। अब बात करते हैं यूक्लिडियन समष्टि। यूक्लिडियन समष्टि क्या होती है? तो इनमें कुछ खास बताने वाली चीज़ थी नहीं, बस जो भी थी वो मैंने आपको सामने रख दी है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस तरीके से वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स और जो भी मैंने किया है वो किस तरीके से करना होता है। सो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यूक्लिडियन समष्टि। यूक्लिडियन समष्टि से क्या मतलब होता है? यूक्लिडियन समष्टि जो है, समष्टि का मतलब एक समुच्चय से है, यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अगर मैं n विमीय समष्टि की बात करना चाहता हूँ तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें n घटकों के सदिशों, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें n घटक के सदिश उपस्थित होते हैं, अर्थात n घटकों के सदिशों का समुच्चय एक n विमीय यूक्लिडियन समष्टि कहलाती है। एक, दोबारा सुनिएगा, एक n घटकीय सदिश, n घटकीय सदिशों का समुच्चय n विमीय यूक्लिडियन समष्टि कहलाती है। n घटकीय सदिश मतलब, n घटकीय सदिश मतलब यानी कि जितने भी ऐसे वेक्टर्स जिनमें n घटक हों, जैसे कि an, जैसे कि b1 b2 अप टू b ऑफ n, c1 c2 अप टू c ऑफ n, तो इस तरीके के जितने भी वेक्टर बनने वाले हैं उन सभी वेक्टर्स का समुच्चय एक सेट में अगर मैं रख दूं x में, इन सभी को अगर मैं x में रख देता हूं तो ये x जो है वो एक n विमीय यूक्लिडियन समष्टि कहलाती है, बशर्ते इसमें सदिशों का योग, सदिशों का गुणन और अदिश गुणन, इस तरीके की प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं है तो वो एक समष्टि को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो इस सदिश समष्टि में ऐसे वेक्टर होते हैं n टपल्स जो कि सदिशों के गुणन, योग और अदिश गुणन जैसी चीज़ों को भी होल्ड करते हैं, वो कहलाती है n विमीय यूक्लिड समष्टि। और n विमीय यूक्लिड समष्टि को इन जनरली हम e की पावर n से डिनोट करते हैं। e की पावर n से मतलब कि इस वेक्टर में, यानी इस सेट में n टपल्स वेक्टर उपस्थित हैं, n घटकीय जो सदिश हैं वो उपस्थित हैं, जहां वेक्टर्स का सदिश गुणन और योग और अदिश गुणन ऐसी प्रॉपर्टीज भी होल्ड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। इन्हीं इन्फॉर्मेशंस के आगे मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि रैखिक आश्रितता और रैखिक परतंत्रता, ये क्या चीज़ें होती हैं? स्वतंत्रता और रैखिक संचय, जो कि आप लीनियर एल्जेब्रा में पढ़ते हुए आए हो कि रैखिक संचय क्या होता है, रैखिक स्वतंत्र क्या होते हैं और रैखिक परतंत्र यानी कि रैखिक आश्रितता क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रैखिक संचय। रैखिक संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन। रैखिक संचय लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास में एक वेक्टर है a1 a2 अप टू an, किस में से? एक यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n में से। तो ये वेक्टर एक रैखिक संचय कब कहलाता है? जब मेरे पास में कुछ λ1 λ2 अप टू λ ऑफ n स्केलर्स अदिश राशि मौजूद होती हैं, जिन्हें मैं a1 λ1 प्लस के a2 λ2 प्लस एंड सो ऑन an λn के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये जो पूरी फॉर्म है वो इस सदिश का रैखिक संचय कहलाता है, यानी कि a1 λ1 प्लस के a2 λ2 प्लस एंड सो ऑन an λn जो होता है वो इस सदिश का रैखिक संचय कहलाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर इज दिस।
इसी तरीके से e की पावर n में उपस्थित सभी वेक्टर्स के लिए हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जहां अपने पास में कुछ इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है रैखिक संचय। अब इन्हीं रैखिक संचयों में मैं बात करता हूं रैखिक स्वतंत्रता। रैखिक स्वतंत्र क्या होते हैं? रैखिक स्वतंत्र क्या होते हैं कि एक वेक्टर a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू a की पावर n जो होता है वो रैखिक स्वतंत्र कहलाता है। ध्यान से सुनना कि ये जो वेक्टर है, ये सदिश जो है वो रैखिक स्वतंत्र कहलाता है। कब? देयर एग्जिस्ट, यानी कि जब यहाँ उपस्थित है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n सच दैट, इस प्रकार से कि अगर मैं इनको a1 लैम्डा 1 प्लस के a2 लैम्डा 2 प्लस एंड सो ऑन an लैम्डा n बराबर 0 लिखता हूँ तो एवरी लैम्डा i इक्वल टू 0 होना चाहिए। एवरी लैम्डा i 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास में कोई ये वेक्टर है तो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n इस तरीके से उपस्थित होते हैं कि जब मैं इनको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिखता हूँ और उस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल में रखता हूँ तो ये 0 तभी होना चाहिए जब प्रत्येक लैम्डा की वैल्यू 0 हो। तो अगर प्रत्येक लैम्डा की वैल्यू 0 है तब ये सदिश कहलाता है रैखिक स्वतंत्र। लेकिन अगर एक भी लैम्डा की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तब वो कहलाता है रैखिक आश्रित या फिर रैखिक परतंत्र। ठीक है स्टूडेंट्स।